right now and press the bell icon. Never miss an update. Right now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू महिंद्राज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। एक बार फिर से स्वागत है आपका महिंद्रा के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आज के सेशन में हम आपसे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। महंगाई ने तोड़ा 8 साल का रिकॉर्ड। यहाँ पर महंगाई ने 8 साल के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। क्या है इससे रिलेटेड सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन, इसको हम आज के सेशन में आपसे वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो सेशन को स्टार्ट करने से पहले एक बार फटाफट से आप सभी लोग सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिए और भी लोगों को हमारे साथ कनेक्ट कर लीजिए। देन हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमारी हेडलाइन है, इंडियाज रिटेल इन्फ्लेशन सर्जेस टू 8-year रिकॉर्ड हाई ऑफ द 7.79% इन अप्रैल एज फूड फ्यूल प्राइसेस स्पाइक। इंडिया का जो रिटेल इन्फ्लेशन है इसने 8 साल के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है और जो हमारा रिटेल इन्फ्लेशन यानी कि हमारा जो सीपीआई है अप्रैल मंथ में ये कितना हो गया है 7.79%। तो हमारा जो ये रिटेल इन्फ्लेशन है अप्रैल मंथ में ये कितना हमें देखने को मिल रहा है 7.79%। और इसका मेन रीजन जो है वो है हमारा फूड और फ्यूल प्राइस हाइक होने की वजह से। जो फूड और फ्यूल प्राइस हमारे बढ़ गए हैं इस वजह से हमें ये रिटेल इन्फ्लेशन इंक्रीज देखने को मिल रहा है। यहाँ पर महंगाई ने 8 साल के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। चलिए डिटेल में जानते हैं क्या क्या चीजें हैं इससे रिलेटेड, जो हमें जिससे हमें ये पता चलेगा कि कैसे 8 साल के रिकॉर्ड को यहाँ पर महंगाई ने ब्रेक किया है। Inflation faced by Indian consumers caught up to a nearly 8-year high of 7.8%, that is 7.79% in April from 6.95% in March. मार्च में ये जो हमारा रिटेल इन्फ्लेशन है ये कितना था 6.95% था और अभी अप्रैल में ये इंक्रीज हो गया है, कितना हो गया है 7.79%। तो क्लियरली हम यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा जो ये सीपीआई है ये कितना बढ़ गया है, मतलब कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जिसको हम बोलते हैं। तो महंगाई क्लियरली हमें देखने को मिल रही है और इसका जो असर सबसे ज्यादा हो रहा है वो हमारे कंज्यूमर पर हो रहा है। हमारी जो मिडिल क्लास फैमिली है उनके जेब पर इसका असर बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है। तो रूरल इन्फ्लेशन की अगर हम बात करें तो रूरल इन्फ्लेशन यहाँ पर 8.4% इंक्रीमेंट हुआ है और हमारी कंट्री के जो अर्बन पार्ट है वहां की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 7.1% का इन्फ्लेशन एक्सपीरियंस किया गया। और ये सभी जो हमारी इंफॉर्मेशन है, ये जो डेटा है ये कौन रिलीज करता है, तो इन्फ्लेशन से रिलेटेड जो हमारा डेटा है इसको एनएसओ यानी कि नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस के द्वारा क्या किया जाता है, इसको रिलीज किया जाता है। तो नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस यानी कि एनएसओ जिसको हम बोलते हैं राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, इसके द्वारा रिलीज किए गए डेटा के अकॉर्डिंग जो इन्फ्लेशन इंडियन कंज्यूमर फेस कर रहे हैं वो 8 साल के रिकॉर्ड को तोड़ दिया गया है और ये अप्रैल में 7.79% हो गया है जो कि मार्च मंथ में 6.95% था। तो यहाँ पर एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अप्रैल में हमारा रिटेल इन्फ्लेशन कितना है और मार्च मंथ में ये कितना था। The middle class is mourning because of inflation. मिडिल क्लास इज मोर्निंग बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन, मतलब महंगाई से जो मिडिल क्लास के लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, वो करा रहे हैं। हमारा जो इन्फ्लेशन है ये डे बाय डे इंक्रीज हो रहा है, मतलब खाने पीने के सामान से लेकर हर एक सामान क्या हो रहा है, महंगा हो रहा है। तो यहाँ पर जो रिटेल इन्फ्लेशन है अभी हमने देखा अप्रैल में ये कितना हो गया है 7.79% और हमारा जो फूड इन्फ्लेशन है ये कितना है 8.38%, जो हमारा 8 साल के रिकॉर्ड को तोड़ने का एक पॉइंट शो कर रहा है कि इसमें महंगाई ने इस बार क्या किया है 8 साल के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। इसके पहले भी हमने महंगाई देखी थी 2014 में। 2014 में हमारा जो इन्फ्लेशन रेट था वो 8.33% था। तो क्या 2014 में भी महंगाई थी? जी हाँ बिल्कुल, 2014 में भी महंगाई थी। मई 2014 में हमारा जो इन्फ्लेशन रेट था ये 8.33% था। ये रेट भी हमारा ज्यादा है, 8.33% ही बहुत ज्यादा है इनफैक्ट। तो मई 2014 में महंगाई हमारी 8.33% तक पहुंच गई थी, बट उसके बाद इसको कंट्रोल कर लिया गया था, हमारी इकोनॉमी कंट्रोल में आ गई थी। बट उसके बाद कुछ ऐसे स्टेप्स होते चले गए कि उसके बाद इसका असर नहीं, बट फिर से हमें महंगाई देखने को मिल गई। देखिए 2014 में महंगाई आई थी, इन्फ्लेशन रेट 8.33% था। उसके बाद क्या हुआ था, हमारा डिमोनेटाइजेशन हो गया था, उसका असर देखने को मिला हमारी इकोनॉमी पर।
फिर जीएसटी आया, उसका भी असर देखने को मिला। वो खत्म नहीं हुआ था कि कोविड आ गया, और फिर जब कोविड आया उस चीज से हम बाहर निकल ही रहे थे कि अब फिर से महंगाई ने 8 साल के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। तो 2014 में महंगाई आई थी, उस चीज से हम बाहर निकल चुके थे, बट कुछ चीजें ऐसी अल्टीमेटली होती गई कि अब फिर से हमें क्या करना है, उसी चीज को फेस करना पड़ रहा है। वेरियास इन मार्च 2022, मार्च में इन्फ्लेशन कितना था, 6.95% था। मार्च में जो हमने ये 6.95% का रिटेल इन्फ्लेशन देखा था, ये भी हमारा 17 मंथ हाई रेट था, मतलब ये भी 17 महीने के उच्च स्तर को क्या कर रहा था, शो कर रहा था। तो मार्च में इन्होंने 17 मंथ के हाई रिकॉर्ड को शो किया था, और अप्रैल में इन्होंने पूरे 8 साल के रिकॉर्ड को क्या कर दिया है, ब्रेक कर दिया है। ये देखिए अक्टूबर 2020 में भी महंगाई हमारी 7.61% थी। देखिए ये 2022 है, अभी अप्रैल में कितना है, 7.79%। इसके पहले ये लास्ट टाइम 7% के अबव कब थी, 2020 में थी। कब, अक्टूबर में। अक्टूबर में ये 7.61% थी, और अभी इसके बाद ये 7% से ऊपर हुई है 2022 में अप्रैल में, जब ये 7.79% हो गई है। इन दोनों के बीच में, बाकी ये सिक्स के बीच में ही थी, मतलब 6.93 और 6.95 तक की थी, बट 2020 में 7.61 तक गई थी, और अभी अप्रैल में ये 7.79% तक चली गई है। बाकी पूरे डेटा आप देख सकते हैं, ये 456 के रेंज में ही है, 7 तक नहीं गया था, बट अभी ये फिर से 7 तक जा चुका है। ये 2014 का है, जब हमारा इन्फ्लेशन रेट 8.33% था, और अभी अप्रैल 2022 में ये 7.79% हो गया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, इन्होंने क्या किया है, एक टॉलरेंस बैंड को फिक्स करके रखा हुआ है। टॉलरेंस बैंड के, हमारा जो इन्फ्लेशन रेट है ये इस बैंड के इर्द गिर्द ही रहेगा। मतलब आरबीआई ने कहा है कि जो इन्फ्लेशन रेट है ये +4% +2 एंड -2 होगा। मतलब जो हमारा टॉलरेंस बैंड है इन्फ्लेशन का, ये कितना हो सकता है, मिनिमम 2% और मैक्सिमम 6%। ये हमारा टॉलरेंस बैंड है। अगर 2 के नीचे जाता है तो ये लोअर टॉलरेंस लेवल हो जाएगा, और 6 के अबव जाता है तो ये अपर टॉलरेंस लेवल होगा। बट जो अप्रैल का डेटा है ये बता रहा है कि हम अपर टॉलरेंस लेवल से बहुत ऊपर जा चुके हैं। 6% यहाँ पर अपर टॉलरेंस लेवल है, और अप्रैल मंथ में हमारा जो डेटा है वो कितना है, 7.79, मतलब कि हम 8% तक पहुंच चुके हैं। सो यहाँ पर जो डेटा है अप्रैल मंथ का, वो बता रहा है कि हम अपर टॉलरेंस लेवल से बहुत ऊपर आ चुके हैं, और ये 4th कॉन्सिक्यूटिव मंथ है जब हमारा इन्फ्लेशन रेट इस 6% के अबव है, मतलब अपर टॉलरेंस लेवल के ऊपर है। इसके पहले जनवरी में हमारा इन्फ्लेशन रेट कितना था, 6.01% था। फरवरी में कितना था, 6.07% था। मार्च में हमने अभी पढ़ा 6.95% था, और अप्रैल में कितना हो गया है, 7.79%। तो लगातार ये 4th कॉन्सिक्यूटिव मंथ है जिसमें हम देख रहे हैं कि हमारा जो इन्फ्लेशन रेट है ये आरबीआई ने जो अपनी फिक्स्ड लिमिट रखी है उससे अबव है। आरबीआई ने जो अपर टॉलरेंस लेवल रखा है वो 6% है, बट लगातार 4 महीने से ये हमारा अपर टॉलरेंस लेवल के भी ऊपर है। सो रिटेल इन्फ्लेशन डेटा ये हमारा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बेस्ड डेटा है, जिसको मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के द्वारा रिलीज किया जाता है। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि रिटेल इन्फ्लेशन, ये जो हमारा सीपीआई बेस्ड डेटा है, इसको कौन रिलीज करता है, तो इसको मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के द्वारा क्या किया जाता है, रिलीज किया जाता है। अब देखिए यहाँ पर हम क्लियरली पूरी लिस्ट दी गई है, हम देख सकते हैं कि जो अप्रैल में हमारा रिटेल महंगाई बढ़ गई है, 7.79% हो गई है। तो कौन कौन सी चीजें महंगी हुई है। फूड आप देख सकते हैं, पहले 7.68% था, अभी 8.38% हो गया है। वेजिटेबल्स हमारे महंगे हो गए हैं। बिजली, ईंधन, कपड़े, जूते, दाल, ये सारी चीजें क्या हो रही है, महंगाई की वजह से इफेक्ट हो रही है। ये कंप्लीट लिस्ट है हमारा। अनाज 5.96%, मीट और फिश 6.97%, मिल्क 5.47%, एडिबल ऑयल जो हमारा खाने का तेल है 17.28%, फ्रूट्स 4.99% हो गया, वेजिटेबल्स 15.41%, दाल जो हमारी पल्सेस हैं ये 1.86%, मसाले यानी कि जो स्पाइसेस हैं ये 10.56% हो गया, सॉफ्ट ड्रिंक्स 5.46%, पान तंबाकू मतलब टोबैको ये 2.70% हो गया है, क्लोथ्स फुटवियर ये 9.85%, फ्यूल एंड लाइट 10.80। तो यहाँ पर क्लियरली ये पूरी लिस्ट मेंशन की गई है कि कौन सी चीजें कितने परसेंट तक महंगी हुई है। तो खाने पीने से लेकर सारी चीजें क्या हो रही हैं, दिन ब दिन महंगी होती जा रही हैं।
इन्फ्लेशन होता क्या है? हमने ये देख लिया कि ये चीजें हमारी महंगाई इतने परसेंट बढ़ी हुई है, ठीक है। इस महीने में इतना था, इस महीने में इतना है, बट ये महंगाई होता क्या है, इन्फ्लेशन है क्या? तो जब भी हमारी इकोनॉमी में एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे क्या होता है, जो हमारा प्राइस लेवल है वो इंक्रीज हो जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम इन्फ्लेशन बोलते हैं। इट इज डिफाइंड एज अ सस्टेन्ड इंक्रीज इन द जनरल लेवल ऑफ प्राइस फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। हमारी जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं, इनका जो जनरल लेवल है प्राइस का, वो अगर इंक्रीज हो जाता है, हम उसको बोलते हैं इन्फ्लेशन। और ये हमारा एनुअल परसेंटेज इंक्रीज के टर्म में मेजर किया जाता है। मतलब अगर कोई सामान 100 रुपए का है और ये 110 रुपए का मिलने लगा, तो हम ये नहीं कहेंगे कि ये सामान 10 रुपए महंगा हुआ है, हम बोलेंगे ये सामान हमारा 10% महंगा हुआ है, ठीक है। तो ये एनुअल परसेंटेज इंक्रीज के टर्म में क्या किया जाता है, मेजर किया जाता है। अच्छा, हम इन्फ्लेशन को कैलकुलेट कैसे करते हैं, मेथड क्या है इन्फ्लेशन को कैलकुलेट करने का, कैसे हमें पता चलता है कि इन्फ्लेशन कितना बढ़ा है, कितना घटा है, कितना परसेंट आया है। तो दो तरीके होते हैं इन्फ्लेशन को कैलकुलेट करने का, एक होता है डब्ल्यूपीआई, जिसको हम बोलते हैं होलसेल प्राइस इंडेक्स, और दूसरा होता है सीपीआई, जिसको हम बोलते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। तो चलिए समझते हैं डब्ल्यूपीआई और सीपीआई क्या होता है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो हमारी दुनिया भर की बहुत सारी इकोनॉमीज हैं जो इन्फ्लेशन को मेजर करने के लिए डब्ल्यूपीआई को कंसीडर करते हैं। डब्ल्यूपीआई मतलब होलसेल प्राइस इंडेक्स, बट इंडिया में ऐसा नहीं होता है। हमारी कंट्री में डब्ल्यूपीआई के साथ सीपीआई को भी कंसीडर किया जाता है इन्फ्लेशन को चेक करने के लिए। बहुत सारी कंट्रीज क्या करती है, वो सिर्फ डब्ल्यूपीआई को अपना बेसिस मानती है इन्फ्लेशन को मेजर करने के लिए, बट इंडिया में डब्ल्यूपीआई और सीपीआई दोनों को कंसीडर किया जाता है इन्फ्लेशन को मेजर करने के लिए। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कंसीडर रिटेल इन्फ्लेशन एज द मेन स्टैंडर्ड, और आरबीआई रिटेल इन्फ्लेशन को मेन स्टैंडर्ड मेजर करता है, कंसीडर करता है, ना कि होलसेल प्राइस को, फॉर सेटिंग मॉनिटरी एंड क्रेडिट रिलेटेड पॉलिसीज। जो भी हमारी मॉनिटरी और क्रेडिट रिलेटेड पॉलिसीज हैं, उसको सेट करने के लिए आरबीआई रिटेल इन्फ्लेशन को एज अ मेन स्टैंडर्ड कंसीडर करता है, ना कि होलसेल प्राइस को मतलब मेन स्टैंडर्ड कंसीडर करता है। किसको करता है, रिटेल इन्फ्लेशन को करता है, मतलब सीपीआई को करता है। तो डब्ल्यूपीआई और सीपीआई ये एक दूसरे को क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं इन नेचर ऑफ द इकोनॉमी। तो इन दिस वे अगर डब्ल्यूपीआई बढ़ रहा है तो सीपीआई भी बढ़ सकता है, ठीक है। चलिए, हाउ इज द रेट ऑफ इन्फ्लेशन डिटरमाइंड, ये रेट ऑफ इन्फ्लेशन डिटरमाइन कैसे किया जाता है। तो अपार्ट फ्रॉम क्रूड ऑयल, कमोडिटी प्राइसेस, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, देयर आर मेनी अदर थिंग्स दैट प्ले अ विटल रोल इन डिटरमाइनिंग द रेट ऑफ रिटेल इन्फ्लेशन। क्रूड ऑयल को छोड़ दें हम, कमोडिटी प्राइस, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, इन सब के अलावा बहुत सारे ऐसे आइटम्स हैं जो क्या करते हैं, एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं रिटेल इन्फ्लेशन के रेट को डिटरमाइन करने के लिए। और ऐसे 299 आइटम्स हैं जिनको क्या किया जाता है, ऑन द बेसिस ऑफ फूड्स, जिनके बेसिस पर जो रेट है हमारा रिटेल इन्फ्लेशन का वो डिसाइड किया जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले समझते हैं डब्ल्यूपीआई और सीपीआई के बारे में कि कैसे हम महंगाई को कैलकुलेट करते हैं डब्ल्यूपीआई और सीपीआई के बेसिस पर। तो ये एक साइकिल है जिसको हम समझने के लिए थोड़ा ट्राई करते हैं। डब्ल्यूपीआई का फुल फॉर्म होता है होलसेल प्राइस इंडेक्स, सीपीआई का फुल फॉर्म होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। डब्ल्यूपीआई मान लेते हैं ये कोई फार्म है, ठीक है, ये कोई फार्म है, इन्होंने क्या किया, कोई आइटम प्रोड्यूस किया, कुछ भी इन्होंने प्रोडक्शन किया, तो ये कहाँ जाएगा, होलसेल डिपो में जाएगा। इसको हम यहाँ से ब्रेक कर देते हैं, ठीक है। तो इधर का जो ये पोर्शन है ये क्या है, ये डब्ल्यूपीआई है, क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ, फार्म ने जो भी आइटम प्रोड्यूस किया इसको इन्होंने कहाँ रखा, होलसेल डिपो में रखा। मतलब डब्ल्यूपीआई में हम सिर्फ क्या करते हैं, गुड्स को कंसीडर करते हैं। डब्ल्यूपीआई में हम सिर्फ गुड्स को कंसीडर करते हैं। अब यहाँ पर आते हैं, ये जो रिटेल शॉप है ये चीजों को कहाँ से खरीदते हैं, होलसेल डिपो से खरीदते हैं, ठीक है। ये होलसेल डिपो से लेकर जाएंगे रिटेल शॉप, मतलब जो शॉप ओनर्स हैं जो दुकान पर क्या बोलते हैं, खुदरा में सामानों को बेचते हैं, रिटेल में बेचते हैं, तो ये क्या करेंगे, होलसेल डिपो से लेके जाएंगे। इनसे इसको कौन लेगा, कंज्यूमर लेगा, कंज्यूमर जो इसको कंज्यूम करता है, तो कंज्यूमर क्या करेगा, रिटेल शॉप से लेगा। तो यहाँ पर गुड्स एंड सर्विसेज आपके दोनों काउंट होते हैं, ठीक है। याद रखिएगा डब्ल्यूपीआई में सिर्फ गुड्स को कंसीडर करते हैं और सीपीआई में हम गुड्स और सर्विसेज दोनों को कंसीडर करते हैं, ठीक है। ये दो हमारा दो पार्ट में ब्रेक हो गया। इस लाइन के इधर का जो पोर्शन है ये हमारा डब्ल्यूपीआई है और इधर का जो पोर्शन है ये सीपीआई है। जब यहाँ पर डब्ल्यूपीआई में हम देखेंगे अगर हमारा प्राइस होलसेल में बढ़ा हुआ है तो वो क्या बोलेंगे हम कि डब्ल्यूपीआई बढ़ गया, और अगर यहाँ पर कंज्यूमर प्राइस जो है अगर यहाँ पर प्राइस बढ़ा है तो हम क्या बोलेंगे, हमारा सीपीआई बढ़ गया है, ठीक है। तो डब्ल्यूपीआई और सीपीआई मेजर कैसे करते हैं,
यहाँ पर इसका एक बेस ईयर फिक्स किया गया है। बेस ईयर के बेसिस पर हम क्या करते हैं, चेक करते हैं कि महंगाई कितनी बढ़ी है और कितनी घटी है। देखिए डब्ल्यूपीआई में हम ये चेक करते हैं कि महंगाई कितनी बढ़ी है और कितनी घटी है, मतलब हम इसमें उन चीजों को कंसीडर करते हैं जो मार्केट में डिमांड में है, मतलब जो मार्केट में बिक रही है। ठीक है, अब मार्केट में जो चीज बिक रही है डिमांड में है, कोई इनसे होलसेल से लेके जाएगा, वही सामान लेगा ना होलसेल से, जो चीजें मार्केट में बिक रही है डिमांड में है। तो डब्ल्यूपीआई में हम चेक करते हैं महंगाई कितनी बढ़ी है और कितनी घटी है, मतलब हम उन चीजों को कंसीडर करते हैं जो मार्केट में डिमांड में है, जो मार्केट में बिक रही है। तो डब्ल्यूपीआई में टोटल हमारे 697 ऐसे आइटम्स होते हैं। तो हम कैसे इसको कंपेयर करते हैं कि कितना महंगाई बढ़ा है कितना घटा है, कैसे कंपेयर करेंगे, तो इसके लिए बेस ईयर फिक्स किया गया है। बेस ईयर डब्ल्यूपीआई के लिए जो है वो है 2011 और 12। डब्ल्यूपीआई का जो बेस ईयर है वो 2011 और 12 है, मतलब जस्ट सपोज हम कोई आइटम लेते हैं और हमें चेक करना है कि ये सामान हमारा पहले से महंगा हुआ है सस्ता हुआ है। जस्ट सपोज ये पेन है, हम मान लेते हैं ये पेन हमारी 15 रुपए की अभी मिल रही है। अभी ये पेन कितने की है, 15 रुपए की है। तो अब हम चेक करेंगे कि ये पेन 2011 और 12 में कितने की मिल रही थी। तो इसके लिए हमें करना क्या पड़ेगा, हमें चेक करना पड़ेगा। चलिए देखते हैं कि कैसे डब्ल्यूपीआई को हम मेजर करते हैं। तो डब्ल्यूपीआई को मेजर करने के लिए एक फॉर्मूला होता है। डब्ल्यूपीआई को मेजर करने का जो फॉर्मूला है वो है करंट ईयर प्राइस माइनस बेस ईयर प्राइस अपॉन बेस ईयर प्राइस इंटू 100। ये क्या है, ये डब्ल्यूपीआई को मेजर करने का फॉर्मूला है। जस्ट सपोज हम इस पेन का एग्जांपल ले रहे हैं, हमें पता है प्रेजेंटली इस पेन का प्राइस कितना है, 15 रुपीज है। ठीक है, अब हम देखेंगे 2011 और 12 में इस पेन की वैल्यू क्या थी। तो इस पेन की वैल्यू थी, मान लेते हैं 10 रुपए। ठीक, फिर इसको अपॉन बेस ईयर प्राइस है तो 10 से ही डिवाइड करेंगे, क्या कर देंगे, इंटू 100 कर देंगे। फिर क्या आ जाएगा, 5/10 इंटू 100, मतलब ये कितना आया, 50%। हमें पता चल गया कि हमारी जो ये पेन है ये कितनी महंगी हुई है, 50% महंगी हुई है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, हम डब्ल्यूपीआई को मेजर करते हैं कि हमारी जो चीजें हैं वो कितनी महंगी हुई है। हम डब्ल्यूपीआई में चेक करते हैं कि महंगाई कितनी बढ़ी है या कितनी घटी है, उसके लिए हम इसको बेस ईयर से कंपेयर करते हैं। सीपीआई में क्या करते हैं, सीपीआई में हम ये नहीं देखते कि महंगाई कितनी बढ़ी है और कितनी घटी है। सीपीआई में हम ये देखते हैं कि हमारा ये जो कंज्यूमर है ये कितना अफोर्ड कर पा रहा है, मतलब ये पहले कितना पे कर पा रहा था और अभी कितना पे कर पा रहा है। इसके बेसिस पर हम क्या करते हैं, हम सीपीआई को मेजर करते हैं। और हमारे यहाँ यही मेन स्टैंडर्ड है रिटेल इन्फ्लेशन को चेक करने के लिए। ठीक है, तो इसमें हम क्या देखते हैं कि कंज्यूमर कितना अफोर्ड कर पा रहा है। तो सीपीआई का जो बेस ईयर है वो है हमारा 2012। डब्ल्यूपीआई का बेस ईयर 2011-12 है और सीपीआई का बेस ईयर क्या है, 2012 है। ठीक है, आगे देखते हैं डब्ल्यूपीआई और सीपीआई में डिफरेंस क्या है। डब्ल्यूपीआई ये जो इसका डेटा होता है कौन रिलीज करता है, ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एंड एडवाइजर में जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है उनके द्वारा इसको रिलीज किया जाता है। सीपीआई इसको सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस यानी कि एनएसओ, जिसको हम एनएसओ भी बोलते हैं, एनएसओ के द्वारा इसको क्या किया जाता है, रिलीज किया जाता है, जो कि हमारा मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंडर आता है। डब्ल्यूपीआई में मैंने अभी आपको बताया था हम सिर्फ गुड्स को मेजर करते हैं और सीपीआई में हम गुड्स एंड सर्विसेज दोनों को मेजर करते हैं। टोटल जो आइटम्स कवर किए गए हैं डब्ल्यूपीआई में वो 697 आइटम्स हैं और सीपीआई में ये हमारे अलग अलग पार्ट में डिवाइडेड हैं। रूरल बास्केट में अलग और अर्बन बास्केट में अलग है। रूरल में 448 आइटम्स हैं और अर्बन में 460 आइटम्स है। ये बास्केट क्या है, देखिए जो भी हमारा सामान होता है हम उसको बास्केट में रखते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ, जो भी हमारे आइटम्स हैं हम सपोज करते हैं कि वर्चुअली हमने इसको किसी बास्केट में रखा है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, बास्केट ऑफ कमोडिटी। कमोडिटी क्या होता है, वस्तुएं, तो मतलब वस्तुओं का जो बास्केट है, तो इसको हम बास्केट ऑफ कमोडिटी बोलते हैं। तो रूरल बास्केट में कितने आइटम है, 448 और अर्बन बास्केट में कितने आइटम है, 460। डब्ल्यूपीआई का बेस ईयर 2011-12 है और सीपीआई का बेस ईयर 2012 है। ये जो इन्फ्लेशन है इसका इम्पैक्ट क्या होता है, देखिए जब प्राइस बढ़ेगा, जब भी प्राइस बढ़ता है तो प्राइस बढ़ने से जो हमारा मनी का मतलब जो हमारा परचेजिंग पावर है, परचेजिंग पावर कम हो जाता है ना। परचेजिंग पावर कम होगा, हमारे पास 500 रुपए है, पहले हम 500 रुपए का 5 आइटम खरीद लेते थे 100 रुपए का, ठीक। बट अभी प्राइस बढ़ गया तो हम 500 रुपए का सिर्फ 2 ही सामान खरीद पा रहे हैं, 250 रुपए का। तो परचेजिंग पावर कम हुआ और परचेजिंग पावर कम हुआ तो मनी वैल्यू भी कम होगी,
जो मनी वैल्यू है ये भी तो कम हो जाएगी। परचेजिंग पावर अगर कम हुआ है तो मनी वैल्यू भी कम होगी। पहले ये पेन 10 रुपए की मिलती थी, अब ये पेन 15 रुपए की मिल रही है। तो जो 10 रुपए की वैल्यू थी पहले, वो अभी भी है, अब नहीं है। पहले 10 रुपए अकेला सफिशियंट था इस पेन को खरीदने के लिए, बट अभी इसी पेन को खरीदने के लिए उस 10 रुपए को 5 रुपए और चाहिए, मतलब उस 10 रुपए की वैल्यू कम होगी। तो जब परचेजिंग पावर कम होता है तो मनी वैल्यू भी कम होती है और इससे हमारा सेविंग भी डिक्लाइन होता है ना। तो इन्फ्लेशन के इम्पैक्ट क्या है, अगर प्राइस बढ़ा तो परचेजिंग पावर कम होगी, मनी वैल्यू कम होगा और हमारी सेविंग भी डिक्लाइन होगी। सो ये था हमारा पूरा ओवरऑल कॉन्सेप्ट, डब्ल्यूपीआई और सीपीआई को हम कैसे मेजर करते हैं। इन्फ्लेशन हमारा जो हम बहुत दिन से न्यूज में पढ़ते आ रहे हैं, डब्ल्यूपीआई इतना है, सीपीआई इतना है, और हमारी महंगाई ने 8 साल की रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। तो कैसे हमें पता चला, कैसे हमने मेजर किया, ये सारी चीजें हमने आपको क्या किया यहाँ पर बता दिया, ठीक है। सो आई रियली होप सो कि आपको इससे रिलेटेड जो भी डाउट्स होंगे कि कैसे हम इसको कैलकुलेट करते हैं, क्या चीजें हैं क्या चीजें नहीं है, तो वो सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। अगर इसके अलावा भी आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं और डेफिनेटली हम आपके डाउट को रिजॉल्व करेंगे। सो आज के लिए फिलहाल इतना ही है। नेक्स्ट हम आपसे फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। सो टिल देन बाय बाय गाइस, टेक केयर, थैंक यू सो मच। Right now, and press the bell icon. Never miss an update. Right now, and press the bell icon. Never miss an update.